Hello, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography, and I welcome you all in this class of Geography. In last video, we have understand introduction part of African continental. Today, we are going to understand and define African continental relief. पिछले लास्ट वीडियो में हमने अफ्रीका महाद्वीप की सामान्य जानकारी ली थी कि इसकी कहाँ पे अवस्थिति है और इसका ऐतिहासिक जो स्वरूप है वो किस प्रकार का रहा है। आज हम इस महाद्वीप के अंतर्गत जिस प्रकार के उच्चावच हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। आपको इस मैप के बीचों बीच नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन फॉरेस्ट नज़र आ रहे हैं। ये भूमध्य रेखीय वन है और ये 3D मैप के ऊपर इसकी लोकेशन है जो नज़र आ रही है, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। अगर हम इसकी धरातल की बात करें तो इसको 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 पे नवीन मोड़दार पर्वतों के प्रदेश हैं, तो नंबर 2 पे उच्च पठारी और प्राचीन पर्वतीय प्रदेश भी हैं। यहाँ नवीन पर्वत भी हैं और प्राचीन पर्वत भी हैं। नंबर 3 पे यहाँ के नदी बेसिन और फिर सहारा का मरुस्थल और इसके किनारे के जो भाग हैं वो तटवर्ती प्रदेश। इस मैप में हम देखें तो यहाँ पे हमें सहारा का डेजर्ट नज़र आता है। इसके बिल्कुल यहाँ पे कनारी द्वीप और ये एटलस पर्वत यहाँ नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे जिब्राल्टर जलडमरू है, भूमध्य सागर है, नील नदी है, लाल सागर है, हिंद महासागर, मेडागास्कर, कालाहारी का मरुस्थल, कांगो का बेसिन और ये जो मोटी सी लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, ये अफ्रीका महाद्वीप की व्रंश घाटियाँ हैं। इसके बाद यहाँ के जो नदी क्षेत्र हैं वो भी इस मैप पे नज़र आ रहे हैं। इनका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। अफ्रीका की बात करें हम तो ये ऊंचे पठारों का महाद्वीप है और यहाँ पे इसका जो निर्माण है वो अत्यंत प्राचीन और कठोर चट्टानों से हुआ है। इस लावा निर्मित पठार को ढाल या सील्ड कहते हैं, जो जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु वेत्ता और भूगोल वेत्ता थे जो अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। वैगनर महोदय मूलतः जलवायु विज्ञानी थे, तो उन्होंने जलवायु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र और भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि 1 अरब वर्ष पहले समस्त स्थल भाग एक स्थल के रूप में संलग्न थे और इस स्थल पिंड का नाम वैगनर महोदय ने पैंजिया किया। पूरी पृथ्वी के समस्त महाद्वीप एक ही नाम से जाने जाते थे और वो था पैंजिया, ऐसा कहा वैगनर महोदय ने। लेकिन कार्बन फेरिस युग में इस पैंजिया के 2 टुकड़े हो गए, जिनमें एक उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर चला गया। पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेंसिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता है। अफ्रीकी महादेश का जो धरातल है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। अर्थात जब पैंजिया टूटा तो एक भाग उत्तर में चला गया, दूसरा भाग दक्षिण में, तो दक्षिण के भाग को गोंडवाना कहा है और उस गोंडवाना जो लैंड था उसका ही अवशेष है जो अफ्रीका महाद्वीप है। बड़े पठारों के बीच अनेक छोटे छोटे पठार विभिन्न ढाल वाले हैं। इसके उत्तर में विश्व का बृहत्तम शुष्क मरुस्थल सहारा उपस्थित है। इसके नदी बेसिनों का मानव सभ्यता के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है, जिसमें नील नदी का विशेष स्थान इस महाद्वीप में है और समुद्र तटीय मैदानों को छोड़कर किसी भी भाग की ऊंचाई जो है 325 मीटर से कम नहीं है। अर्थात यहाँ का जो समुद्री तट है वो भले ही नीचे हैं, पर बाकी के मैदान हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं।
महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग और सुदूर दक्षिण में मोरदार पर्वत हैं। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, अभी हमने मैप पे देखा था, जो यूरोप के आल्प्स पर्वत की तरह ही एक शाखा है। ये पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैले हुए हैं और उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में इनकी जो ऊंचाई है वो अधिक है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जेबल ट्यूबकल है, जिसकी ऊंचाई लगभग हम देखें तो 4200 मीटर है। और यहाँ खारे पानी की कई झीलें हैं जिन्हें इस एटलस पर्वत पर सॉल्ट कहा जाता है। तो ये कहाँ है? ये उत्तर पश्चिमी भाग में ये पर्वत इस महाद्वीप के में स्थित है। अगर हम मध्य की बात करें, महाद्वीप का जो मध्य का पार्ट है, तो वहाँ होके इक्वेटर लाइन गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। और जहाँ भूमध्य रेखा गुजरती है वहाँ हम जानते हैं कि प्रतिदिन संवहनीय बारिश होती है, जैसे हम 4 बजे वाली वर्षा या 4 क्लॉक रेन के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर पश्चिम में अंध महासागर तट से पूर्व में नील नदी की घाटी तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 300 से लगभग 600 मीटर है। यह एक पठार केवल मरुस्थल है जो सहारा और लीबिया के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी रचना की बात करें तो यह एक प्राचीन पठार है। नाइजर, कांगो, बहल, गजल, चाड नदियों की घाटियों द्वारा कटफट गया है। इस पठार के मध्य भाग में अहगर और टिबेस्टी के उच्च भाग हैं, जबकि पूर्वी भाग में कैमरून, निम्मा, फूटा, जालौन के उच्च भाग हैं। कैमरून के पठार पर कैमरून जो पश्चिम अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 4070 के आसपास मीटर ये इसकी हाइट है। कैमरून जो है गिनी घाटी के समानांतर स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। यहाँ पे देखिए पठार के पूर्व में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है जो समुद्र तट की ओर एक दीवार की भांति खड़ा हुआ है। ड्रैकेंसबर्ग का स्थानीय नाम क्वाथालंबा है। ये काफ़ी प्रसिद्ध पर्वत है। यह 3000 मीटर तक ऊंचा है और केप प्रांत में यह पठार दक्षिण की ओर एक चबूतरे के रूप में समुद्र तक नीचे उतरता है। यानी एक पठार है और काफ़ी चौड़ा है ये। इन चबूतरों को यहाँ पे कारू कहते हैं। इनमें उत्तरी चबूतरे को महान कारू और दक्षिणी चबूतरे को यहाँ पे लघु कारू कहते हैं। और इसके दक्षिण पश्चिम भाग में अफ्रीका का कालाहारी का मरुस्थल है जो बुशमैन जनजाति के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आप इस दृश्य देखिए तो ये अफ्रीका का भौतिक मानचित्र यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये। और ये पर्वतमाला है जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला है। और इधर आपको इथोपिया का जो पठार है वो नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे ये कुछ दृश्य हैं इस महाद्वीप की भूआकृति के। वापस हम देखें तो पूरब और दक्षिण का जो उच्च पठार है भूमध्य रेखा के पूरब है तथा दक्षिण में स्थित है और अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। और प्राचीन समय में यह पठार दक्षिण भारत के पठार से मिला हुआ था। जब वैगनर महोदय ने कहा कि पूरी पृथ्वी के समस्त महाद्वीप पेंजिया थे, तो उस पेंजिया जब टूटा तो उसमें से जो दक्षिण का पार्ट था गोंडवाना लैंड, भारत का दक्षिण का पठार भी उसी का हिस्सा है और अफ्रीका महाद्वीप भी उसी का हिस्सा है। बाद में बीच की भूमि के धंसने से यहाँ पे हिंद महासागर बन गया। इस पठार का एक भाग अबिसिनिया में लाल सागर के तटीय भाग से होकर मिस्र देश तक पहुँचता है। इसमें इथोपिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के पठार हैं जो सम्मिलित हैं। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में इथोपिया का पठार है। इस पठार का जो अधिकांश भाग है लगभग 2500 मीटर से ऊंचा है और प्राचीन ज्वालामुखी की उद्गार से निकले हुए लावा से ये निर्मित है, जिस प्रकार से दक्षिण भारत का पठार निर्मित है। इसी पठार से नील नदी की सहायक नीली नील नदी निकलती है। नील नदी की कई सहायक नदियों ने इस पठार की काटकर घाटियां बना दी हैं
और इथोपिया की जो पर्वतीय गांठ से कई उच्च श्रेणियां निकलकर पूर्वी अफ्रीका के झील प्रदेश से होती हुई दक्षिण की ओर जाती हैं। इथोपिया की उच्च भूमि के दक्षिण में पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि है। इस पठार का निर्माण भी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है और यहाँ पे हम देखें तो इसमें किलिमंजारो, रोवेंजारो, केनिया की बर्फीली चोटियाँ भूमध्य रेखा के समीप पाई जाती हैं और लगभग सभी की हाइट जो है 5000 मीटर से अधिक है। ये तीनों ही वोल्केनो पर्वत हैं अर्थात ज्वालामुखी पर्वत हैं। केनिया और किलिमंजारो गुटका पर्वत भी हैं। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। ये यहाँ की इस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किलिमंजारो। और यहाँ के कुछ दृश्य देखिए जिसमें अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी और उस दरार घाटी के अंतर्गत आपको यहाँ पे ये झील नज़र आ रही हैं जिनका आकाशीय दृश्य है, जीपीएस के माध्यम से लिया गया है। और ये इसका कोस्टल एरिया यहाँ पे है। ये इस महाद्वीप की तट रेखा है जो काफ़ी कटी फटी है और तट के साथ ही जो मैदान है वो काफ़ी ऊंचे हैं, यानी केवल किनारों पे नीचे हैं, बाकी के पूरा ये ऊंचा है। अफ्रीका महाद्वीप की एक मुख्य भौतिक विशेषता है पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण अफ्रीका के पठार के पूर्वी भाग में भ्रंश घाटियों की उपस्थिति। यानी यहाँ पे जो टेक्टोनिक हलचल हुई है उसकी वजह से इसका जो पूर्वी भाग है वहाँ पे एक बड़ी विशाल भ्रंश घाटी है और यह दरार घाटी पूर्वी अफ्रीका की महान दरार घाटी के नाम से जानी जाती है। उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। भ्रंश घाटी एक लंबी, सकरी और गहरी घाटी है जिसके किनारों के ढाल खड़े हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण इस पठार पर दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ा जिससे उसमें कई समानांतर दरारें पड़ गई और जब दो समानांतर दरारों के बीच का भाग धंस जाता है, देखिए इट मीन्स कॉल्ड दरार घाटी। यानी कि दो समानांतर कोई भाग हो उनके बीच का भाग जो है सबडिक्शन कर जाए या फिर वो धंस जाए तो उसे हम कहते हैं दरार घाटी। और ऐसी ही दरार घाटी अफ्रीका में है। इसके दोनों किनारे दीवार की तरह ढाल वाले हैं और यह विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है। देखिए ये सबसे लंबी है, लगभग 4700 से 4800 किलोमीटर ये लंबी है। अफ्रीका की महान दरार घाटी की दो शाखाएं हैं, एक पूर्व में एक पश्चिम में। पूर्वी शाखा दक्षिण में मलावी द्वीप से रुडोल्फ झील और लाल सागर से होती हुई सहारा तक फैली हुई है तथा पश्चिमी शाखा मलावी झील से न्यासा झील, टांगनिका झील होती हुई एल्बर्ट झील तक चली गई है। देखिए इतनी सारी झीलों के नाम आ रहे हैं, अगर आपको इसे सही से समझना है या हमेशा के लिए याद रखना है तो इसे एटलस मैप पे एक बार जरूर देख लें। भ्रंश घाटियों में अनेक गहरी झीलें हैं। रुकबा, कियू, एडवर्ड, अल्बर्ट, टाना और न्यासा झीलें ये भ्रंश घाटी में ही हैं। अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर सक्रिय तटीय मैदान हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 170 से 80 मीटर से कम है और भूमध्य सागर और अंध महासागर के तटों के समीप अपेक्षाकृत चौड़े मैदान हैं। ये जानकारी महाद्वीप की। और लास्ट में हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में तटवर्ती प्रदेश सीमित और अनुपयोगी हैं क्योंकि अधिकांश भागों में पठारी कगार तट तक आ गए हैं और शेष तट में दलदली और प्रवाल भित्ति से प्रभावित हैं जिसमें मोरितानिया और सेनेगल का तटवर्ती प्रदेश, गिनी की खाड़ी का तट दलदली है, अनूप झीलों से प्रभावित है, जगह जगह पर रेतीले टीले हैं, इसलिए अच्छे पोताश्रयों का अभाव है। जबकि पश्चिम अफ्रीका की तट की सामान्यतः गिनी तट के समान है जिसमें लैगून और दलदलों की अधिकता है। दक्षिण अफ्रीका में पठार और तट में बहुत ही कम अंतर है, यानी लगभग समान है। पूर्वी अफ्रीका में प्रवाल भित्तियों की अधिकता है और अफ्रीका में मैदानों का क्या है,
अभाव है। यहाँ की जो भूमि है वो ऊबड़ खाबड़ है। केवल कांगो, जम्बेंजी, ऑरेंज, नाइजर और नील नदियों के सक्रिय यहाँ पे मैदान हैं। तो ये यहाँ के इस महाद्वीप की धरातल की मुख्य विशेषता, जिसमें नवीन मोड़दार पर्वत, प्राचीन पर्वत, उच्च पठार, नदी बेसिन, डेजर्ट और तटवर्ती मैदान स्थित हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ की क्लाइमेट की चर्चा करेंगे। थैंक यू।